हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 26 अगस्त 2022 शुक्रवार। और आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग डिस्कशन करेंगे आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स का। तो मैं नितिन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सिविल सर्विसेज हब पर। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही जो बेल आइकन होता है उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो न्यू वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाएं। और जो नए वीडियोज़ हैं उनको करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी मेरे द्वारा अपलोड किए जाते हैं उनको आप तुरंत प्रभाव से देख पाएँ और अपडेटेड रहें। तो सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, एकदम गौर से, एकदम कंसंट्रेशन से, ताकि सारी चीज़ें जो हैं आपको एकदम से क्लियर हो पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। दोस्तों सबसे पहले जो आज के डाटा पॉइंट में बात की गई है वो पेटेंट्स को लेकर की गई है। दोस्तों आपको पता है कि किसी भी देश के लिए, किसी भी कंट्री के लिए जो रिसर्च का वर्क होता है वो रिसर्च का वर्क बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रिसर्च के द्वारा ही किसी देश में जो डेवलपमेंट है साइंस को लेकर या मेडिकल को लेकर या किसी भी फील्ड को लेकर, जो रिसर्च का जो काम है वो देश में हो पाता है रिसर्च के द्वारा ही। लेकिन अगर किसी देश में मान लीजिए अगर रिसर्च को लेकर इम्पोर्टेंस ज़्यादा ना हो, कोई प्रोसेस जो है जैसे कि पेटेंट को लेकर आज का डाटा पॉइंट दिखाया गया है, पेटेंट को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को मिले, पेटेंट रजिस्टर करवाने में भी बहुत सारी जो दिक्कतें वहाँ पे फेस करनी पड़े, तो इस प्रकार की स्थिति जब पैदा होती है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो लोग रिसर्च कर रहे होते हैं वो अपना जो पेटेंट, हमारे देश के नागरिक होने के बाद, देश के वैज्ञानिक होने के बावजूद भी जो पेटेंट है वो दूसरे देशों से उनको कराना पड़ता है। तो उसी को लेकर आज की जो डाटा पॉइंट में ये बात की गई है कि लगभग 40% जो इंडियन ओरिजिन के एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने बाहर के देशों में पेटेंट के लिए अप्लाई किया है। यहाँ पर जो पेटेंट है उसमें डिले हो रहा था, उसको इसी की वजह से जो 40% जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किए उनके पेटेंट के लिए जो अप्लाई किया था वो बाहर के देशों में किया था। 17% जो एप्लीकेशंस आई थी उनमें सिर्फ अभी तक 17% ही जो पेटेंट है वो यहाँ पर अप्रूव किए गए हैं। बहुत कम रेशियो में देखिए आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो अप्रूवल है वो दिए गए हैं। साथ ही जो अप्रूवल के लिए जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड को लेकर भी यहाँ पर बात की गई है कि जो इनिशियल जो स्टेज का जो अप्रूवल है वो तो इंडिया में काफ़ी जल्दी मिल जाता है, लेकिन जो फाइनल स्टेज का जो अप्रूवल है वो इंडिया में बहुत देर से मिलता है, और 60 महीने तक का ये जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो इसी वजह से जो पेटेंट्स हैं वो इंडिया में काफ़ी कम हो रहे हैं। अगर आप ग्राफ के जरिए अगर इसको समझना चाहें तो सबसे पहले जो फिलिंग है पेटेंट्स के लिए एप्लीकेशन की, उसको अगर आप देखेंगे तो जो इंडिया में फील्ड की एप्लीकेशंस हैं वो 1,94,000 थी, उसमें से जो अप्रूवल आया है सिर्फ 32,000 एप्लीकेशंस का ही आया है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे जो अब्रोड में एप्लीकेशंस फील्ड की गई थी उसमें 1,44,000 एप्लीकेशन फील्ड की गई थी, और जो इसका अप्रूवल आया है वो 56,810 जो एप्लीकेशंस थी उनका अप्रूवल यहाँ पर आया है। तो इस प्रकार से जो ये यहाँ पर अप्रूवल का प्रोसीजर है वो अदर कंट्रीज में यहाँ पर बेहतर देखने को मिल रहा है। इसके बाद में अगर विड्रॉल रेट की बात करें, जो एप्लीकेशन लगाने के बाद में, परेशान होने के बाद में, जब कोई भी साइंटिस्ट है वो पेटेंट के लिए विड्रॉल कर लेता है कि मुझे यहाँ पर पेटेंट नहीं करवाना है, तो ऐसी स्थिति जो देखने को मिलती है वो यहाँ पर विड्रॉल, यहाँ पर आप देखेंगे ग्रांटेड का जो लेवल है बहुत कम है ब्राज़ील में। इसके बाद में जो रिजेक्टेड का एरिया भी यहाँ पर कम है, लेकिन विड्रॉल का एरिया देखेंगे आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला है। चाइना में भी यहाँ पर लमसम बराबर सा ही है, और ऑस्ट्रेलिया में ग्रांटेड का एरिया बहुत ज़्यादा है, रिजेक्टेड यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर ही है, और जो विड्रॉल है यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में ग्रांटेड का एरिया इंडिया में भी ठीक ठाक है, यहाँ पे रिजेक्शन भी है, और जो विड्रॉल है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो निकल के आ रही हैं। यूएस में आप देखेंगे कि रिजेक्टेड का जो
परसेंटेज है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से अदर कंट्रीज़ में जो रेशियो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी सारी कंट्रीज़ में जो अप्रूवल है वो अप्रूवल लमसम बराबर सा ही है यहाँ पर आप देखेंगे कंट्रीज़ में, और अच्छा है अप्रूवल का रेट। तो इसी वजह से यहाँ पर जो अप्रूवल है वो ज़्यादा मिल रहा है, और जो विड्रॉल रेट है वो यहाँ पर काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद में अगर बात करें जो प्रोसेसिंग की जो स्पीड है, जो एप्लीकेशन फिल करने के बाद में उसको प्रोसेस किया जाता है, तो वो प्रोसेस का जो स्पीड है वो फर्स्ट स्टेज पे तो यहाँ पर इंडिया में काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। फर्स्ट स्टेज में तो आप देखेंगे 4.8 मंथ ही यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में लगे हैं, लेकिन उसके बाद में 5.8 मंथ टोटल प्रोसेस को कंप्लीट होने में लग गए। तो इस प्रकार से जो ये प्रोसेस है उसको कंप्लीट होते होते लगभग आप देखेंगे 58 यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो 60 महीने 58 महीने लमसम हो गए, और 5 साल का ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कंट्रीज में ये जो टाइम पीरियड है 20 महीने 15 महीने, जापान में देखेंगे आप 15 महीने, यूरोपियन यूनियन में आप देखेंगे 25 महीने हैं, यूएस में 20 महीने हैं, लमसम 21 महीने यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि इंडिया के टाइम पीरियड से लगभग दुगना ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये जो टाइम पीरियड है इसको स्मूथ नहीं करके और भी ज़्यादा जटिल बनाया गया है। यहाँ पर मैन पावर की जो कमी है भारत में देखने को मिलती है, मैन पावर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मैन पावर को अगर आप देखेंगे तो 2020 का अगर सिनेरियो यहाँ पर देखेंगे तो इंडिया में 858 लोग ही खाली इस रिसर्च पेपर को पब्लिश करने और पेटेंट का काम करने के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं, जबकि आप यूएस में अगर देखेंगे तो 8,132 लोग यहाँ पर काम करते हैं यूएस में, और चाइना में तो ये जो रेशियो है वो लमसम 13,000 के समथिंग है। तो इस प्रकार से जो मैन पावर है वो मैन पावर ना के बराबर होने की वजह से ही यहाँ पर जो इस प्रकार का डिले है वो देखने को हमें मिल रहा है। तो इस प्रकार से पेटेंट को लेकर एक ये बहुत ही जो मेजर कंसर्न है यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से पेटेंट्स भारत में डेवलप होने के बाद में भी जो इनका रजिस्ट्रेशन है वो बाहर की कंट्रीज में किया जा रहा है, जबकि भारत में ही ये पब्लिश होने चाहिए और भारत में इनका पेटेंट होना चाहिए, ताकि जो इसका फ़ायदा है वो भारतीयों को ही मिल सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। 40% तक जो एप्लीकेशंस हैं वो अदर कंट्रीज में फिल की जा रही हैं, जिसका कारण है वो यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस किया है। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है डाटा पॉइंट। दोस्तों, हाल ही में केरला गवर्नमेंट ने, केरला कैबिनेट ने एक नया जो रूल है यहाँ पर उसको मॉडिफाई किया है, और जो गवर्नमेंट के द्वारा वाइस चांसलर की जो नियुक्ति होती है उसकी पावर को लेकर यहाँ पर डिसीजन किया गया है। और इस पावर को जो चांसलर होते हैं, जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, उसको पावर को कर्टेल करने के लिए इस लॉ को यहाँ पर लाया गया है। तो उसी के बारे में इसमें जो डिटेल डिस्कशन है यहाँ पर किया जा गया है कि किस प्रकार से वाइस चांसलर हैं उनकी पावर होती है और वाइस चांसलर का क्या उपयोग यहाँ पर रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ये बिल है, इस बिल में जो क्या मॉडिफिकेशन किए गए हैं। इस बिल में सबसे पहले जो वाइस चांसलर होते हैं उन वाइस चांसलर की जो सिलेक्शन के लिए एक एम्पावर्ड कमेटी यहाँ पर गठित की जाएगी। इस एम्पावर्ड कमेटी में वैसे ही 3 मेंबर होते हैं। इस 3 मेंबर में एक जो मेंबर होगा वो गवर्नर का प्रतिनिधि होगा, दूसरा जो मेंबर होगा वो यूजीसी का प्रतिनिधि होगा, और उस यूनिवर्सिटी का एक प्रतिनिधि होगा जिसका कि जो वाइस चांसलर है उसको नियुक्त किया जाना है। तो इस प्रकार से एक सर्च कमेटी यहाँ पर बनाई जाएगी, और सर्च कमेटी के द्वारा ही जो वाइस चांसलर की नियुक्ति है वो किसी एक नाम पर यहाँ पर की जाएगी। इसी प्रकार से जो ये क्लॉज है यहाँ पर सेट किया गया है। अभी तक जो वाइस चांसलर की नियुक्ति है वो एक हमारे यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल के पास में यहाँ पर एक नाम का पैनल है वो भेजा जाता है, और उसी नाम के पैनल के ऊपर जो राज्यपाल एक नाम उसमें से पिक करते हैं और उन्हें वाइस चांसलर उस यूनिवर्सिटी का बना दिया जाता है। वाइस चांसलर क्या होता है, जिसे कि कुलपति कहा जाता है यूनिवर्सिटी का। वाइस चांसलर बेसिकली एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का हेड होता है। ये दोनों कार्य इनको यहाँ पर करने होते हैं। इसके बाद में जो यूनिवर्सिटी की काउंसिल होती है उनके भी ये हेड होते हैं, यूनिवर्सिटी काउंसिल के हेड होते हैं। जनरल बोर्ड ऑफ फैकल्टीज़ के भी ये यहाँ पर
हेड होते हैं। फाइनेंस कमीशन जो यूनिवर्सिटी का होता है, जो काउंसिल का होता है, उसके भी यहाँ पर हेड होते हैं। इसका मतलब ये है कि फाइनेंस से रिलेटेड भी जो डिसीजन है वो यहाँ पर वाइस चांसलर के द्वारा लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पर किया जाता है। तो इस प्रकार से एकेडमिक्स से लेकर जो कंप्लीट जो कार्य होते हैं यूनिवर्सिटी के, वो यहाँ पर वाइस चांसलर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। वाइस चांसलर की जो नियुक्ति है वो यहाँ पर चांसलर के द्वारा की जाती है। कुलाधिपति जो होते हैं वो स्टेट के गवर्नर यहाँ पर कुलाधिपति होते हैं, उनके द्वारा ये जो नियुक्ति है वो की जाती है। और एक जो पैनल उनके पास में भेजा जाता है, उस पैनल में से किसी एक नाम को वो यहाँ पर पिक कर देते हैं। किसी भी एमिनेंट पर्सन को अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो अपॉइंटमेंट होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डायरेक्ट की जाती है, और यहाँ पर किसी भी पर्सन को यहाँ पर वाइस चांसलर बना दिया जाता है। जबकि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, राज्य में जो विश्वविद्यालय होते हैं, उनमें उन पे जो नियुक्ति होती है वो गवर्नर के द्वारा यहाँ पर की जाती है। तो इस प्रकार से सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर की नियुक्ति होती है वो यहाँ पर डिफरेंट तरीके से की जाती है। बेसिकली जो एक्ट की अगर आप हम बात करें, जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो एक्ट है उसमें गवर्नर ही वाइस चांसलर को अपॉइंट करता है, और स्टेट गवर्नमेंट से यहाँ पर वो उसके द्वारा एडवाइस ली जाती है। लेकिन यहाँ पर जो अभी केरला की गवर्नमेंट ने और तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने जो इस एक्ट में अपने स्टेट में चेंजेस किए हैं, उसमें जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में ही रखने की यहाँ पर बात की गई है। और वाइस चांसलर को सिर्फ एक जो साइनिंग अथॉरिटी के रूप में रखने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक जो है वो सिर्फ एडवाइस दी जाती थी, और चांसलर ही जो फाइनल जो अथॉरिटी होती थी किसी पर्सन को पिक करने के लिए वाइस चांसलर की पोस्ट के लिए। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, उनके जो कॉन्वोकेशन होते हैं, तो उन कॉन्वोकेशन की अध्यक्षता भी यहाँ पर गवर्नर के द्वारा ही की जाती है। तो वाइस चांसलर की नियुक्ति में जो गवर्नर हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करते हैं, और उन्हीं के द्वारा जो यूनिवर्सिटीज़ के कुलाधिपति होने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पर निभाई जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लिस्ट के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं। लॉ और ह्यूमैनिटीज़ में ये 10 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं यहाँ पे वर्क करती हैं, 10 यूनिवर्सिटीज़ चलती हैं। एग्रीकल्चर में भी हमारे यहाँ पर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी हैं। ICAR है, और ये नेशनल है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा में है। गोविंद वल्लभ पंत है, नवसारी है। ICAR बरेली में भी है। तो तमिलनाडु और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी, 10 यूनिवर्सिटी लगभग एग्रीकल्चर की हैं। नेचुरल एंड लाइफ साइंसेज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी रिसर्च में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके बाद में मैथमेटिक्स में देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक यूनिवर्सिटीज़ है, चेन्नई मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें जो वाइस चांसलर की नियुक्ति है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें से किस यूनिवर्सिटी में या कौन सी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, इस प्रकार का एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो इस लिस्ट को आप एक बार सरसरी निगाह से देखेंगे तो ये आपको याद रहेगी, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद में कमीशन, जो आपको मैं बात बताऊं कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उस कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है और स्टेट गवर्नमेंट का एक रिलेशन यहाँ पर बताया गया है। स्टेट गवर्नमेंट का जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में जो गवर्नर होता है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनका रेक्टिफाई करने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेशन को लेकर ही वाइस चांसलर की जो नियुक्ति है यहाँ पर उसको देखा जाता है, और इसी रिलेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रेथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए एक कमीशन, रिफॉर्म करने के लिए कमीशन का 2007 में फॉर्मेशन किया गया, जिसे पंछी कमीशन यहाँ पर कहा जाता है। और पंछी कमीशन के जो हेड थे वो मदन मोहन पंछी थे, जो कि एक चीफ जस्टिस रहे हुए थे अपने समय में। तो उनके द्वारा ही इस जो
कमीशन है उसको हेड किया गया था, और इसकी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर इसमें इनके द्वारा सबमिट भी की गई थी। इसी में स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर इसमें जो है रिफॉर्म करने की बात की गई थी, जिसमें कि वाइस चांसलर की जो नियुक्ति है उसके बारे में भी इसमें जो रिफॉर्म की बात इसमें कही गई थी। तो इस प्रकार से पंची कमीशन जो इसका फॉर्मेशन किया गया था वो सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर किया गया था। इसके बाद में तमिलनाडु ने भी हाल ही में अपने यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी लॉ है उसको अमेंड किया है 2022 में, और इस बिल में भी इसी प्रकार के प्रावधान किए गए हैं जैसे कि लमसम जो केरला की गवर्नमेंट ने किए गए हैं। इसमें भी जो हर जो अपॉइंटमेंट वाइस चांसलर का किया जाएगा उसमें गवर्नमेंट के द्वारा 3 नामों का एक पैनल बनाया जाएगा। इस पैनल में जो लोग होंगे उसमें गवर्नर अपनी कैपेसिटी से स्टेट गवर्नमेंट में जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको उनमें एक वाइस चांसलर के नाम को पिक कर पाएगा। इसका मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 3 नाम यहाँ से भेजेगा राज्यपाल के पास में, राज्यपाल को उन 3 नामों में से एक नाम जो है वो पिक करना होगा, और उसे ही जो कंसर्ट यूनिवर्सिटी है उसके लिए जो गवर्नर है वो बना दिया जाएगा। इसके बाद में जो ये बिल है उसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है, और किसी भी वाइस चांसलर को अगर हटाना हो, उसका रिमूवल करना हो, तो ये जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी वाइस चांसलर को अनियमितताओं के कारण हटाना चाहे तो उससे तुरंत प्रभाव से हटा सके। रिमूवल के लिए जो भी यहाँ पर केस चलाया जाएगा या इंक्वायरी की जाएगी उसमें हाई कोर्ट के जज और चीफ सेक्रेटरी लेवल का एक ब्यूरोक्रेट है उसे शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये चेंजेस हैं वो यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किए हैं वाइस चांसलर को लेकर तमिलनाडु यूनिवर्सिटीज लॉ के अंदर। तो ये जो चेंजेस है इसे आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही संविधान में हमारे जो प्रावधान किया गया है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन को शामिल किया गया है। इसका मतलब स्टेट और जो सेंटर हैं वो दोनों इस पर जो लॉ हैं वो बना सकते हैं, लेकिन यूनियन लिस्ट में एक क्लॉज दिया हुआ है जिसमें कोऑर्डिनेशन और डिटर्मिनेशन का कार्य जो है हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स के लिए उसमें स्टैंडर्ड डिसाइड करने का जो कार्य है वो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में और साइंटिफिक इंस्टीट्यूट में। तो इसी वजह से ये जो क्लॉज जो 66 यूनियन लिस्ट में दिया गया है इसी की वजह से स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर मिलता है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर मिलता है कि वो अपने यहाँ पर जो वाइस चांसलर हैं डिफरेंट स्टेट्स में उसको नियुक्त करने की पावर जो है वो गवर्नर के हाथों में रखे। तो इसी वजह से इन इंस्टीट्यूट्स में जो नियुक्ति है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर की जाती है। इसमें यूजीसी भी एक बहुत बड़ा प्ले रोल करता है जो कि स्टैंडर्ड सेट करने का रोल बखूबी यहाँ पर अदा करता है, और यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उन अपॉइंटमेंट्स को लेकर भी यहाँ पर जो है यूजीसी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यूजीसी के द्वारा भी यहाँ पर जो मेन जो रोल है वो यहाँ पर अदा किया जाता है। तो इस प्रकार से वाइस चांसलर के रिमूवल और उसको उसकी नियुक्ति को लेकर काफ़ी सारे स्टेट्स में जो ये प्रॉब्लम है वो यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन केरला और तमिलनाडु ने इन रूल्स में यहाँ पर चेंज किया है और स्टेट गवर्नमेंट को इस प्रकार की जो पावर है वो यहाँ पर हैंडओवर करने के लिए इन रूल्स में जो अमेंडमेंट है वो किया गया है। तो ध्यान में रखिएगा वाइस चांसलर को लेकर जो कंप्लीट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनका डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसे कर पाएंगे। दोस्तों आज के स्टैटिक पोर्शन में हम लोग डिस्कशन करेंगे फोक डांस का, और ये जो फोक डांस का हमारा फोर्थ पार्ट है और आखिरी पार्ट है। इसके बाद में फोक डांस और जो कंटेम्प्रेरी डांस है उनसे लेकर जो हमारा डिस्कशन था वो कंप्लीट हो जाएगा हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले देखते हैं कोलकली परीचक्कली। ये एक डांस है जो कि सदर्न केरला और लक्षद्वीप में पॉपुलर है। इन दोनों जगह पर ये डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। इसमें कोल एक होता है जिसका मतलब होता है स्टिक, और परीचा का मतलब होता है शील्ड। इसका मतलब स्टिक और शील्ड ये दोनों को मिक्स करके ये जो डांस है इसको किया जाता है। और जो डांसर होता है वो मॉक वेपन्स का यूज़ करता है जो कि वुड के बने हुए होते हैं, और फाइट सीक्वेंसेस को इन जो डांस फॉर्म है इसमें दिखाया जाता है। तो ये जो परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है वो शुरू में थोड़ा स्लो रहता है। स्लो जो इसमें
फाइट जो सीन है वो इसमें दिखाए जाते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद में ही जो इसमें टेम्पो होता है वो हाई हो जाता है और बहुत तेज़ी से इसमें जो सीन है वो बदलने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो डांस फॉर्म है वो परफॉर्म किया जाता है सदर्न केरला और लक्षद्वीप में, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में आता है भूता आराधने। इसमें भूता आराधने जो डेविल वर्शिप के नाम से इस डांस को पॉपुलराइज किया गया है, डेविल वर्शिप इसे बोला जाता है, और ये कर्नाटका में इसे परफॉर्म किया जाता है। इसकी परफॉर्मेंस करने से पहले जो मूर्ति होती है उसमें डेविल को रखा जाता है, और डेविल को रखने के बाद में जो ये डांस की जो परफॉर्मेंस है वो दी जाती है। और उसमें जो डेविल है वो एक इस प्रकार से उसको प्लेस किया जाता है जैसे कि वो किसी पर्सन के ऊपर वो हावी हो रखा हो, उसे पजेस कर रखा हो। तो इस प्रकार से ये जो डांस फॉर्म में परफॉर्म किया जाता है, बहुत ही एंशियंट ये डांस है और कर्नाटका में इसे परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद में आता है पताकुनीथा। पताकुनीथा एक डांस है जो कि मैसूर रीजन में इसे परफॉर्म किया जाता है, और ये जो डांस है, तो इस प्रकार से इस जो डांस फॉर्म में जो परफॉर्मेंस है वो मेंस के द्वारा दी जाती है, पुरुषों के द्वारा ये परफॉर्मेंस दी जाती है। इसमें एक दो जो लॉन्ग बम्बू के पोल्स होते हैं उनका इसमें यूज़ किया जाता है, और उनको यूज़ करके कलरफुल रिबन उन पर बांध कर और इस प्रकार से इस डांस को किया जाता है। ये जो कलरफुल रिबन बांध कर पोल्स पर रिबन बांध कर जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसे पटा कहा जाता है, और पटा कुनीथा इसी प्रकार इसका जो नाम है वो रखा गया है। तो ये कलरफुल जो एम्ब्रेंस बनती है वो देखने लायक होती है, और इसमें पूजा जो कुनीथा एक इसका वेरिएंट है जो कि बेंगलोर और मध्य डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो इस प्रकार से पता कुनीथा ये मेन डांस है और पूजा कुनीथा इसका एक वेरिएंट है। तो इसमें जो परफॉर्मेंस है वो पुरुषों के द्वारा ही दी जाती है। इसके बाद में चकयार कुट्टू एक डांस फॉर्म होती है। इस ये जो डांस फॉर्म है वो केरला में परफॉर्म की जाती है, और ये सोलो परफॉर्मेंस होती है। और सोलो परफॉर्मेंस होने के साथ साथ में जो इसमें जो ड्रेसेस होती हैं वो खुद ही मनुष्य पुरुषों के द्वारा इसमें बनाई जाती है, और स्नेक लाइक स्ट्रक्चर इसमें बनाया जाता है। स्नेक लाइक स्ट्रक्चर इसमें बनाने के बाद में जो पोइट्री होती है उसका नरेशन मलयालम भाषा में किया जाता है। मलयालम भाषा में परफॉर्मेंस इसकी पूरे ही नाटक में की जाती है, पूरी डांस परफॉर्मेंस में की जाती है। और चाक्यार कम्युनिटी जो है उसके द्वारा मेनली इस परफॉर्मेंस को दिया जाता है। जो परफॉर्मर होता है, इसकी परफॉर्मेंस देने वाला जो आदमी होता है, वो एक कलरफुल हेड गियर इसमें पहनता है, और कलरफुल हेड गियर के साथ में ब्लैक मूछें जो हैं उनको भी धारण करता है, और अपने शरीर पर और सिर पर जो रेड स्पॉट हैं वो लगा लेता है। तो इसी प्रकार से इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद में अगला जो डांस फॉर्म होता है इसे झूमर के नाम से जाना जाता है। ये जो डांस है वो ट्राइबल सिख जाति के द्वारा पंजाब में परफॉर्म किया जाता है। पंजाब में जब भी फसल कटने का समय होता है, हार्वेस्ट सीजन होता है, उस समय इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। और इस डांस को परफॉर्म करने के लिए एक सर्कल बनाया जाता है, और इस सर्कल में जैसे जैसे ड्रम बजते हैं उस ड्रम के साथ साथ में इस जो परफॉर्मेंस को किया जाता है। इस परफॉर्मेंस में हाथ हिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो ड्रम्स की ट्यून होती है उसके साथ में हैंड्स मूवमेंट बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है। कॉस्ट्यूम जो है इसमें भंगड़ा के आकार का ही होता है, उसी के समान यहाँ पर कॉस्ट्यूम यूज़ किया जाता है। बेसिकली बलूचिस्तान से जो ट्रेडर्स भारत में आए थे पुराने समय में, उन ट्रेडर्स के द्वारा ये जो डांस है वो इंडिया में लाया गया था। तो इस प्रकार से आउटर साइड से ये जो डांस है वो यहाँ पर लाया गया था इंडिया में बलूचिस्तान से। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में जो अगला डांस आता है उसमें कर्मा नाच इसको कहा जाता है। ये जो कर्मा नाच है वो एक ट्राइबल फेस्टिवल है जिसे कि कर्मा का नाम दिया गया है, और ईस्टर्न इंडिया की जो प्रजातियां हैं, जो जातियां हैं, ट्राइब्स के द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता है, जिसमें छोटा नागपुर प्लेटू है। इसमें मुख्य रूप से यहाँ पर ये परफॉर्मेंस दी जाती है, और डांसर जो हैं वो एक इसमें भी सर्कल बनाते हैं, और डांस करते समय जो उनके आर्म्स होते हैं वो एक दूसरे की वेस्ट पे लगे हुए होते हैं। आपने देखा होगा कि कई कई बार जो एक इस तरीके से सर्कल में लोग डांस करते हैं और एक दूसरे के कमर पे हाथ रखकर ये डांस करते हैं। इन्होंने सर पे भी कुछ लोग ये लोग पहने के रखते हैं। तो इस प्रकार से ईस्टर्न इंडिया में ये जो डांस है वो परफॉर्म किया जाता है, जिसे कि कर्मा नाच कहा जाता है।
इसके बाद में राउत नाच होता है। ये राउत नाच छत्तीसगढ़ में जो यादव कम्युनिटी है उसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और मेनली इसकी परफॉर्मेंस जो है वो दिवाली के समय पर दी जाती है। तो इस प्रकार से कर्मा नाच और राउत नाच दो इस सेम ही प्रकार के सेम ही नाम वाले डांस हैं, लेकिन एक को जो परफॉर्मेंस है वो ईस्टर्न इंडिया में की जाती है और दूसरे की जो परफॉर्मेंस है वो छत्तीसगढ़ में की जाती है। इसके बाद में जो अगला डांस है उसे धूमल के नाम से जाना जाता है। ये जो धूमल डांस है वो जम्मू कश्मीर में वट्टल ट्राइब एक होती है, जो वट्टल ट्राइब के द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता है, और कलरफुल कॉस्ट्यूम्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, और कॉनोनिकल जो हैट है वो यहाँ पर पोशाक के द्वारा इसमें पहनी जाती है। इस परफॉर्मेंस में डांस और गाना दोनों होता है, जो कि ड्रम की बीट पर ये दोनों चीज़ें की जाती हैं। तो इस प्रकार से जम्मू और कश्मीर का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डांस है, फोक डांस। इसके बाद में फुगड़ी डांस आता है। फुगड़ी डांस जो है वो कोंकण रीजन में परफॉर्म किया जाता है। ये कोंकण रीजन जो है वो गोवा में आता है, और इस डांस की परफॉर्मेंस जो है वो बेसिकली महिलाओं के द्वारा दी जाती है। इस डांस में कई सारी फॉर्मेशन बनाई जाती है, जिसमें सर्कल भी होते हैं, रो भी होते हैं। इन दोनों डिफरेंट फॉर्म्स में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, और जो इसका सब टाइप्स है वो लोकल कॉस्ट्यूम्स के हिसाब से बदलता रहता है। लोकल कॉस्ट्यूम जैसे यहाँ पर बदलते रहते हैं, तो इस डांस का जो लोकल सब टाइप है वो भी यहाँ पर बदलता रहता है। मेनली कोंकण रीजन में जो गोवा है और उसके वहाँ पर ये मेनली परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद में जो अगली डांस फॉर्म आती है वो चिराऊ आती है। चिराऊ जो डांस फॉर्म है ये मिजोरम में परफॉर्म की जाती है, और इसमें भी बम्बू स्टिक्स का यूज़ किया जाता है, और इसका जो ओरिजिन है वो भी फॉरेन ओरिजिन बताया जाता है। और इसमें जो मैन होते हैं वो लॉन्ग पेयर ऑफ बम्बू के ऊपर जो रिदमिक बीट बनती है और उसके ऊपर ये डांस करते हैं, और जो गर्ल्स होती हैं वो जो इसमें बम्बू के साथ में इसमें डांस को परफॉर्म करती है। तो इस प्रकार से चिराऊ डांस है। काफ़ी कंपटीशन कॉम्पिटिटिव पेपर्स में इसके बारे में क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। इसके बाद में दोस्तों जो अगला डांस आता है उसे ढलकाई के नाम से जाना जाता है, और ये जो ढलकाई डांस है वो दशहरा के समय, जब दशहरा होता है, विजयदशमी होती है, तो उस समय उड़ीसा में इसे परफॉर्म किया जाता है। और जो इसकी परफॉर्मेंस है वो ट्राइब्स के द्वारा की जाती है। ये बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, और इस इवेंट में रामायण और महाभारत की जो स्टोरीज होती हैं लॉर्ड कृष्णा से संबंधित और लॉर्ड राम से संबंधित, उनको इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस प्रकार से जो एंशियंट जो हमारी रिलीजियस बुक्स हैं रामायण और महाभारत, इन दोनों की स्टोरीज पर इनको परफॉर्म किया जाता है, जिसे ढलकाई डांस कहते हैं, और ये उड़ीसा में इसे परफॉर्म किया जाता है, और दशहरा के समय मेनली इसकी परफॉर्मेंस दी जाती है। तो इस प्रकार से ये जो फोक डांस हैं, कुल कंप्लीट इम्पोर्टेंट जो फोक डांस हैं उनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट था उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन हमने हमारे इस आर्टिकल में किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। कोई ना कोई क्वेश्चन कभी किसी भी कंपटीशन में आएगा तो आप आसानी से इसे कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में सिर्फ इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि एक मोटिवेशन हमें मिलेगा, और जो नए वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपको मिल जाएगी। इसके साथ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे वहाँ पर रहती हैं, और नोट्स की जो पीडीएफ है वो भी वहाँ पर अवेलेबल रहती है, तो वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।